दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे अपवाह के बारे में और फिर बात करेंगे अपवाह तंत्र के बारे में। सबसे पहले समझते हैं अपवाह क्या है। दोस्तों, जब किसी पहाड़ी क्षेत्र से कोई नदी अपना जल लेके एक निश्चित मार्ग द्वारा मैदानी क्षेत्रों से होते हुए अपना जल समुद्र में गिरा देती है, तो वो एक निश्चित मार्ग को ही क्या कहा जाता है? अपवाह कहा जाता है। और जब इसी निश्चित मार्ग में और कई नदियों को समाहित कर दिया जाए तो उसी को अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कोई नदी है जो पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है और निकलकर इस तरीके से अपना मार्ग मैदानी क्षेत्रों से होते हुए समुद्र में गिरा देती है। तो अब ये इस एरिया का पानी एक निश्चित मार्ग से जाता है और यही क्या कहलाता है? अपवाह कहलाता है। अपवाह, अपवाह का मतलब होता है फैलाव। और जब कई नदियाँ इसकी सहायक बन जाती हैं, जैसे ये कोई इस पहाड़ी क्षेत्र से अपना जल ला के इस नदी में छोड़ देती है और यहाँ से कोई नदी निकलती है और ये अपना जल इस यहाँ पे मिला देती है, इधर से कोई नदी जाती है, तो इस तरीके से ऊपर से कोई नदी आती है, तो इस तरीके का इस एरिया का पानी जो है इस पूरे मार्ग से निकाल देना, यही क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र कहलाता है। अपवाह तंत्र। अब इसी अपवाह तंत्र को बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे भारत में गंगा बेसिन, सिंध बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन, गोदावरी बेसिन, और इसी तरीके से दुनिया में चीन में देखें ह्वांगहो बेसिन, मिस्र में नील बेसिन और दक्षिणी अमेरिका में अमेज़न बेसिन और यूरोप में वोल्गा बेसिन। तो इसी तरीके से कई नदियों का जो तंत्र बनता है उसे क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं। यहाँ पर बेसिन का मतलब क्या है? जैसे आप घरों में एक पात्र का उपयोग करते हैं जिसका नाम है वॉश बेसिन। वॉश बेसिन या धावन पात्र इसको हिंदी में कहते हैं, धावन पात्र। या किचन में जो सिंक होता है वो भी एक बेसिन होता है। तो बेसिन का काम क्या होता है कि पूरे बड़े क्षेत्र का पानी क्या है? एक पतले मार्ग से निकाल देना। इसी तरीके से इस पूरे एरिया का पानी इस पतले मार्ग से क्या हो जाता है? निकल जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं या अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है। तो इस अपवाह तंत्र का निर्माण किस तरीके से हुआ है, ये इस पर कई कारक निर्भर करते हैं। जैसे सबसे पहला कारक है कि नदी जहाँ से बह रही है उस क्षेत्र की भूवैज्ञानिक समयावधि कितनी है। क्या है? भूवैज्ञानिक समयावधि, अर्थात जिस क्षेत्र से नदी बह रही है उस भूमि का निर्माण कब हुआ था, कितनी पुरानी है, यानी कितनी पुरानी मिट्टी के ऊपर से ये नदी बह रही है। तो उस पर भी इन नदियों का आकार और प्रतिरूप निर्भर करता है। इसी तरीके से एक और कारक है समयावधि, भूवैज्ञानिक समयावधि। अगला कारक है कि चट्टानों की प्रकृति, चट्टानों की प्रकृति।
अर्थात जहाँ से नदियाँ बह रही हैं उसके नीचे की चट्टान कैसी है। अब दोस्तों अगर चट्टान के बारे में समझें तो चट्टान दो तरीके की होती है, एक कठोर चट्टान होती है और दूसरी मृदु चट्टान होती है। जैसे हम यहाँ पर एक इतने बड़े क्षेत्र में एक एग्जाम्पल देखना चाहें कि ये कोई पहाड़ी है और जहाँ से ये नदी निकलती हुई ये आगे बहती है। अब इस नदी के नीचे की इस चट्टान की बात हम कर रहे हैं कि नदी जिस पर बहती है उसके नीचे की चट्टान कैसी है। तो यहाँ हम इस चट्टान को दो तरीके से बात कर सकते हैं। जैसे मान लिया इधर की चट्टान कठोर है और इधर की क्या है, मृदु। दो ही प्रकार की होती हैं। और मृदु का मतलब वो जिसमें मिट्टी का कटाव बड़ी आसानी से हो जाता है, और कठोर चट्टान वो होती है जो इसे पत्थर होता है। तो पत्थर जहाँ पे होते हैं वो पानी का कटाव बहुत धीरे, पानी जो है इन पत्थरों के कटाव को बहुत धीरे कर जाती है, काटती है। तो जैसे ये नदी इस दिशा में बह रही है और मृदु चट्टान है तो यहाँ की मिट्टी धीरे धीरे क्या है, कट जाएगी। और जब ये नदी कठोर चट्टान से मृदु चट्टान पर आएगी तो यदि ये चट्टान ऐसे ये भी कठोर है तो ये इस तरीके की एक धारा बनाती है। ये क्या बना देती है, धारा बना देती है। इसी को हम क्या कहते हैं, क्षिप्रिकाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षिप्रिकाएँ। अर्थात ये वो स्थल है जहाँ पर नदी ऐसे इस एंगल में नीचे की तरफ बहने लगती है। तो यहाँ पर जब नदी बहते हुए जाती है तो आप ऊपर से देखेंगे तो ये चट्टान दिखाई पड़ेगी और यही क्या कहलाती हैं, क्षिप्रिकाएँ कहलाती हैं। और जहाँ पर क्षिप्रिकाएँ बनती हैं यही नदियों की युवा अवस्था कहलाती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है नदियों की युवा अवस्था कब कही जाती है। तो जहाँ पर क्षिप्रिकाएँ बनती हैं वहाँ पर उस स्थिति को क्या कहते हैं, नदियों की युवा अवस्था। और फिर जैसे मान लिया ये चट्टानें बिल्कुल कट जाएं तो ये क्या बना देती हैं, जलप्रपात बना देती हैं। यानी इस क्षेत्र में नदी बहते हुए आती है और ऊपर से नीचे गिर जाती है। तो ये क्या कहलाता है, जलप्रपात कहलाता है। तो जलप्रपात के बारे में हम आगे चल के डिफाइन करेंगे कि जलप्रपात कैसे बनते हैं। क्षिप्रिकाओं के बारे में भी आगे बता देंगे। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि इन नदियों का जो प्रतिरूप है वो कई कारकों पर निर्भर करता है। जैसे पहला था वैज्ञानिक समय अवधि और दूसरी थी चट्टानों की प्रकृति, और अब हम बात करते हैं तीसरी कि स्थलाकृति ढाल के बारे में। स्थलाकृति ढाल यानी जहाँ पे नदी बह रही है उसकी ढाल किस दिशा में है। तो आम तौर पर ये देखा जाता है कि नदियाँ उधर ही बहती हैं जिधर ढाल पे होती है। आम तौर पर नहीं, हर सदैव होता है। तो स्थलाकृति की जो ढाल है वो भी क्या करती है, इन नदियों की प्रकृति को डिफाइन करती है। इसके साथ साथ एक इस स्थिति का निर्माण एक और कारक करता है कि इन नदियों में जल की मात्रा कितनी है। दोस्तों यदि जल की मात्रा कम होगी तो वो क्या है, कुछ दूर निकल के उद्गम स्थल से कुछ दूरी पर जाके क्या है, सूख जाएगी।
और यदि जल की मात्रा अधिक है तो वो क्या है, एक लंबा मार्ग बना देती है। जैसे हम यहाँ पर अरावली पर्वतमाला पे देखते हैं कि राजस्थान क्षेत्र में पड़ती है, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है। यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है और यहाँ से लूनी नदी निकलती है और यही कच्छ के रण में क्या हो जाती है, समा जाती है, क्योंकि इसमें जल की मात्रा क्या होती है, कम होती है। और वहीं अगर हम बात करें गंगा नदी के बारे में, तो गंगा नदी उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड की सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश पहुंच जाती है। तो इस क्षेत्र में जल की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ पर इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाती है। तो जहाँ पे नदियाँ बहती हैं उस स्थल की आकृति यानी कैसा प्रतिरूप निर्भर करेगी, ये कई कारकों पर निर्भर करता है। अब हम देखते हैं कि जैसे उत्तर भारत के जो नदियां हैं, जब वो मैदानी क्षेत्रों में पहुंचती हैं तो वो वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती हैं। जैसे आप ये क्षेत्र देख रहे होंगे, ये कैसा क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है, ये एक वृक्ष के आकार का क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, वृक्षाकार प्रतिरूप। और वृक्षाकार प्रतिरूप उत्तर भारत की नदियों में देखने को मिलता है। जैसे ये गंगा नदी है और इसकी सहायक नदी यमुना, यमुना की सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और फिर गंगा की इस तरफ की सहायक नदियां कई सारी हैं। और इधर सोन नदी पहुंच जाती है, गंडक हो गई, महानंदा हो गई। तो आप ये पूरा एरिया क्या दिखाई दे रहा है, वृक्षाकार प्रतिरूप दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। उसके बाद जो अगला प्रतिरूप आता है कि रेखी प्रतिरूप। कौन सा प्रतिरूप, रेखी प्रतिरूप। और रेखी प्रतिरूप को आप यहीं पर भी समझ सकते हैं कि रेखी प्रतिरूप किस तरीके से बनता है, और इसका एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर बता देंगे कि कौन सी नदी का रेखी प्रतिरूप के, कौन सा पर्वत रेखी प्रतिरूप बनाता है। अब दोस्तों, जब जैसे हम देखते हैं कि एक पर्वत है, खासकर अगर हम समझें तो ये मध्य भारत में अमरकंटक हम समझ सकते हैं। अमरकंटक, अमरकंटक के पश्चिम से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा, और ये कहाँ पर गिर जाती है, ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। और इधर इसके पूर्व भाग से एक सोन नदी निकलती है, सोन नदी, और जो कहाँ पे निकल जाती है, गंगा में मिल जाती है। और अमरकंटक के दक्षिणी भाग से एक नदी निकलती है, इसका नाम बुकों में नहीं मिल पाता है, लेकिन ये नदी जो है महानदी की सहायक नदी के रूप में जाना जाता है। महानदी की सहायक नदी, ये महानदी है। तो इस तरीके का पर्वतीय क्षेत्र क्या बनाता है, आर्य प्रतिरूप बनाता है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है, भारत में कौन से पर्वत आर्य प्रतिरूप बनाता है। और आर्य प्रतिरूप को अगर हम समझें तो यहाँ पे सतपुड़ा पर्वतमाला है और ये अमरकंटक हो गया। अमरकंटक से जो ये नदी निकलती थी जिसका नाम था नर्मदा नदी,
और इधर हमने सोन बताया था, और इधर जो है महानदी की सहायक नदी, ये महानदी है। तो इस तरीके का जो ये प्रतिरूप बनाता है, ये क्या बनाता है, इसे आर्य प्रतिरूप कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्य प्रतिरूप का एग्जाम्पल कौन सा है। तो अमरकंटक क्या है, आर्य प्रतिरूप का एग्जाम्पल है। उसके बाद एक और प्रतिरूप आता है जिसको जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। क्या कहते हैं, जालीनुमा। अब जालीनुमा प्रतिरूप कैसा है, इसको समझें। जैसे ये आपने देखा था अरावली पर्वत, जैसे ये आपने देखा था सतपुड़ा पर्वतमाला है, सतपुड़ा पर्वतमाला, ऊपर नर्मदा है, और नर्मदा के ऊपर एक पर्वतमाला और है, इसका नाम है विंध्य पर्वतमाला। और सतपुड़ा पर्वतमाला के नीचे एक नदी है, और इस नदी का नाम है ताप्ती नदी। तो जो जालीनुमा संरचना है, इन्हीं के बीज बनती है। जैसे कुछ नदियां विंध्य पर्वतमाला से निकलकर नर्मदा में मिल गई, इस तरीके से, और कुछ अमर सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलकर कहाँ, नर्मदा में मिल गई। इसी तरीके से सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलकर कुछ नदियां कहाँ मिल गई, ताप्ती नदी में, ये ताप्ती नदी है। तो इस तरीके के आप देख सकते हैं, ये एक जालीनुमा संरचना बन गई। तो इसी को क्या कहते हैं, जालीनुमा संरचना या जालीनुमा प्रतिरूप। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, जालीनुमा प्रतिरूप कौन सी नदी बनाती है, जालीनुमा प्रतिरूप कौन सी नदी बनाती है। तो नर्मदा और ताप्ती ये कैसे बनाती हैं, जालीनुमा प्रतिरूप। और या ये कह सकते हैं विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला, ताप्ती और नर्मदा, ये सब मिलके क्या है, जालीनुमा संरचना का निर्माण करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं, आगे अगला प्रतिरूप है अभिकेंद्री प्रतिरूप। कौन सा, अभिकेंद्री प्रतिरूप। अभिकेंद्री प्रतिरूप। अब समझे कि अभिकेंद्री प्रतिरूप क्या है। तो इसको इस तरीके से भी समझते हैं, और इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है कि अभिकेंद्री प्रतिरूप का निर्माण कैसे होता है। तो अभिकेंद्री प्रतिरूप, जैसे ये कोई पर्वत है, इसके बगल में भी पर्वत है, यहाँ भी पर्वत है, यहाँ भी पर्वत है, यहाँ भी पर्वत है, और बीच में ये क्या है, खाली स्थान, गड्ढा है। अब इन पर्वतों से जो नदियाँ या बर्फ पिघल के कहाँ पर, इस क्षेत्र में आके भर जाता है पानी। और जब इस क्षेत्र में पानी अधिक हो जाता है, तो ये एक ऐसा पतला मार्ग निकालती है, या जहाँ से ढाल होगा ऐसे नदी क्या है, निकाल जाते हैं। और यही प्रतिरूप क्या कहलाता है, अभिकेंद्री प्रतिरूप। प्रश्न ये पूछा जाता है कि अभिकेंद्री प्रतिरूप कहाँ पाया जाता है। तो अभिकेंद्री प्रतिरूप कहाँ पाया जाता है, खासकर हिमालय के क्षेत्रों में अभिकेंद्री प्रतिरूप पाया जाता है। तो इस तरीके से आप कई प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नदियों के उद्भव को लेकर।
एक बार वो चित्र हम फिर से बनाएंगे। जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ से कोई नदी निकलती है, इस तरीके से। जो यहाँ से जब निकलती है तो ये कहलाता है स्रोत, या इसी को कहा जाता है उद्गम। यानी जब ये नदियां पहाड़ों से निकलती हैं तो जो मुख होता है वो क्या कहलाता है? स्रोत कहलाता है या उद्गम कहलाता है। और जब नदी पहाड़ी क्षेत्रों में रहती हैं तो यहाँ पर तीव्र ढाल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तीव्र ढाल। और इस कारण इस क्षेत्रों में गहरे गार्ज पाए जाते हैं। यहाँ पर पानी की गति तीव्र होती है, ढाल अधिक होता है, तो यहाँ पर तैर पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप गंगा नदी को लेकर हरिद्वार में चले जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि बहुत तेज़ी से पानी बहता है। और यहीं पर अगर प्रयागराज में चले जाएं तो चूँकि ये मैदानी क्षेत्र है, हालांकि हरिद्वार से भी मैदानी क्षेत्र लग जाता है, लेकिन हरिद्वार के ऊपर भाग जो है वहाँ पर नदियों की गति जो है, पानी की गति बहुत तेज़ होती है। और जब मैदानी क्षेत्रों में आती है तो ये पानी क्या है? मंद अवस्था में फैलते हुए बहता है। तो इन्हीं पर्वतीय क्षेत्रों में क्षिप्रिकाएँ बनती हैं, क्षिप्रिकाएँ बनती हैं, जलप्रपात बनते हैं। क्षिप्रिकाओं के बारे में अभी हमने बता भी दिया है। और क्षिप्रिकाओं के बारे में आप समझ सकते हैं, जहाँ पे बनती हैं ये नदियों की युवा अवस्था कहलाती है। और जब नदी मैदानी क्षेत्रों में पहुँच जाती है, मान लिया ये मैदानी क्षेत्र है, इतना मैदानी क्षेत्र में पहुँच जाती हैं तो नदियाँ मंद मंद होके बहती हैं, धीरे बहती हैं, आराम से बहती हैं। क्योंकि यहाँ पर नदियों का फैलाव क्या हो जाता है? बहुत अधिक हो जाता है। एक एक डेढ़ किलोमीटर तक पहुँच जाते हैं। परिणाम स्वरूप ये क्या है? यहाँ पर पानी की गति तीव्र हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी झीलों का निर्माण होता है जिन्हें गोखुर झील कहते हैं। तो हम देखते हैं कि गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों, जैसे ये नदी पहले यहाँ पर बहते हुए तेजी से आई और इस क्षेत्र के पत्थर को ना काट पाई या मिट्टी के चट्टान को नहीं काट पाई, तो नदियाँ इस दिशा में मुड़ जाती हैं। लेकिन जब भी बरसात होती है तो ये नदी तेजी से बहते हुए आती है और इसको काटने का प्रयास करती है। और ये धीरे धीरे क्या है? ये नदी कटती जाती है और एक समय आता है कि ये नदी ऐसे मार्ग बना लेती है। अब यहाँ पर ये जो क्षेत्र बच गया, इसी को कहा जाता है नदी द्वीप। क्या कहा जाता है? नदी द्वीप कहा जाता है। और अब देखिएगा, जब बरसात आएगी तो पानी इधर से भी बहेगा और इधर से भी बहेगा। लेकिन जैसे ही बरसात कम होगी, पानी सीधे इधर से बहेगा और इस क्षेत्र के गड्ढे में क्या है? पानी भरा रहेगा। और यही गड्ढा कई नामों से जाना जाता है। जैसे इस क्षेत्र को चापाकार झील भी कहते हैं। इसका एक नाम और है गोखुर झील, यानी गोखुर झील भी कहते हैं। और एक नाम और है इसे
छाड़न झील भी कहते हैं। तो प्रश्न ये पूछा जाता है, छाड़न झील का निर्माण कहाँ होता है, चापाकार झील का निर्माण कहाँ पे होता है, नदी द्वीप का निर्माण कहाँ होता है। अब जैसे भारत के सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है, ब्रह्मपुत्र नदी में, असम क्षेत्र में मंजुली द्वीप है। इसी तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप, अमेज़न नदी के मुहाने के पास मराजो द्वीप है। तो ये भारत का है। तो इस तरीके से पूछा जाता है, क्षिप्रिकाएँ कहाँ बनती हैं, तो पर्वतीय क्षेत्रों में। जलप्रपात कहाँ बनते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्रों में। और जब नदी आगे बहते हुए समुद्र के पास अपना जल गिराती है, तो यहाँ पर दो प्रकृति देखने को मिलती है। सबसे पहली प्रकृति बनती है डेल्टा का निर्माण। अब डेल्टा का निर्माण क्या होता है, डेल्टा क्या होते हैं दोस्तों? सबसे पहले तो ये जान लें कि जितनी भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो जब डेल्टा जब मुहाने पर, यानी नदियां अपने मुहाने पर क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। नदियां अपने मुहाने पर क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। और ये डेल्टा एक तरीके से समतल क्षेत्र में पानी बहता है तो पानी जो है चारों तरफ बिखर जाता है। थोड़ी धारा इधर से निकल गई, थोड़ी धारा इधर से निकल गई, थोड़ी धारा इधर से निकल गई, तो इस तरीके से बीच में छूटे हुए भाग हो जाते हैं। एक धारा इधर से निकल गई, एक धारा इधर से निकल गई, एक धारा इधर से निकल गई, एक धारा इधर से निकल गई। अब आप सुंदरवन का डेल्टा कहाँ कहाँ है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों में फैला है। तो वहाँ पर ये सुंदरवन का डेल्टा आप इसी तरीके को जान सकते हैं। सुंदरवन का डेल्टा एक सक्रिय डेल्टा कहलाता है। और ये जो है किसके भाग होते हैं, खादर के भाग माने जाते हैं। पीछे पूछा गया है, या इन्हें बेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेट कहते हैं। क्या कहते हैं, बेट कहते हैं। अब ये जो डेल्टा होते हैं, यहाँ पर जो उच्च भूमि होते हैं उनको चार कहते हैं, ऊपर वाली भूमि को, यानी ये वाले भूमि को। और जो बीच वाला भाग है इसको बिल कहते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बिल और चार कहाँ बनते हैं, तो डेल्टाई क्षेत्रों में बिल और चार बनते हैं। उसके बाद कुछ नदियां अपने मुहाने पर भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। अब देखते हैं भ्रंश घाटी कौन सी नदियां निर्माण करती हैं। तो दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों नदियां अपने मुहाने पर क्या करती हैं, भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। अब भ्रंश का मतलब क्या समझें, जैसे कोई नदी बहते हुए जाती है और जब समुद्र में गिरती है तो वो ऐसे मुहाना बना लेती है, मतलब ऐसे करके ये नदी बहते हुए जा रही और इस तरीके से मुहाना बना लेती है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। ऊपर नर्मदा नदी है और नीचे ताप्ती नदी। तो प्रश्न पूछा जाता है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं या रिफ्ट वैली का निर्माण करती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती दोनों क्या है, रिफ्ट वैली का। अब हम लोग बात करेंगे जल विभाजक के बारे में या जल संभर के बारे में। जल विभाजक क्या है, जैसे कोई पहाड़ी है और वो दो नदियों के क्षेत्र को विभाजित कर देती है और उसी को क्या कहा जाता है, जल विभाजक।
जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला। और ताप्ती नदी के दक्षिण में ये एक और पर्वतीय क्षेत्र जैसा है, इसको कहते हैं पश्चिमी घाट। अब आप देखिएगा, बड़े गौर से देखने की बात है कि अरावली पर्वतमाला इधर की नदियों को इधर नहीं आने देता है और इधर वाली नदियों को इधर नहीं आने देता है। तो ये क्या करता है? जल विभाजन का काम करते हैं अरावली। तो ये क्षेत्र जो है आप इस तरीके से देख सकते हैं, और ये यहाँ तक पहुँचा, और यहाँ से विंध्य पर्वतमाला, और विंध्य पर्वतमाला से ताप्ती नदी के दक्षिण होते हुए और ये पश्चिम घाट होते हुए कहाँ तक पहुँच जाता है? कन्याकुमारी तक। तो ये पर्वत जो मैंने ये एक लाइन खींची, एक बार फिर इसे देख लें। ये नदियों के जल को क्या कर देते हैं? विभाजन कर देते हैं। अर्थात इधर की जो नदियां हैं वो कहाँ गिर जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। और दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां लगभग कितना? 77% जल गिराती हैं, जबकि अरब सागर में कितना? 23% जल विभाजित कर देती हैं। अब जैसे आप देखते हैं, यहाँ से सिंध नदी निकलती है, सिंध, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, और इस तरीके से ये नदियों को जल लेते हुए कहाँ पर? अरब सागर में आके गिरते हैं। यहाँ पे खंभात की खाड़ी में कई नदियाँ गिरती हैं। वहीं पर अगर बंगाल की खाड़ी के बारे में बात करें तो बंगाल की खाड़ी में गंगा, यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, महानंदा, सोन, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सारी नदियां कहाँ पे गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो इस तरीके से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का भाग लगभग 70% है, और इधर कितना है? 23%। तो दोस्तों, ये क्लास कैसे लगी? अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू।